हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। जनरल साइंस की लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर अपन ने ध्वनि की कुछ बातें, साउंड की कुछ बातें कर रहे थे। दो चार बातें जो मेरे हिसाब से आपने याद कर रखी वो ये हैं कि ध्वनि आपसे पूछा जाए कि ध्वनि क्या है तो आप बोलोगे ऊर्जा है। फिर आपसे बोला जाए कि सर्व आवर्ती प्रास कितनी होती है तो आप ये बताओगे कि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इसके बाद में मैंने ये बताया था कि अवसर्व्य तरंगें कौन सी होती हैं जो 20 हर्ट्ज से कम वाली होती हैं। परासर्व्य तरंगें कौन सी होती हैं, परासर्व्य यानी क्या बोलोगे अल्ट्रासोनिक, तो वे तरंगें कौन सी होती हैं 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति वाली तरंगें होती हैं। ठीक है। इसके बाद में अपने ये भी सीखा था सोनार और सोनोग्राफी के अंदर परासर्व्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। फिर बाद में अपने ये भी बात की थी कि चमगादड़ और एक है डॉल्फिन जो है वो कौन सी तरंगें छोड़ता है अपने अवरोधकों को पहचानने के लिए, तो आप ये बताते हो परासर्व्य तरंगें, अल्ट्रासोनिक तरंगें वो छोड़ता है। बात याद होगी भी। उसके बाद में अपने बात की थी ध्वनि का वेग किस में कम होता है किस में ज़्यादा होता है, आपने कंठस्थ याद कर लिया होगा। याद ये रखना था कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव है, इस कारण ये निर्वात में नहीं चलती है। आपसे पूछा जाए कि दो व्यक्ति चंद्रमा पर बात क्यों नहीं कर पाते तो आप ये बताओगे क्योंकि वहाँ पर हवा नहीं है, माध्यम नहीं है। ध्वनि तरंगों को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये कर लिया था। फिर बाद में आपसे पूछा जाए ध्वनि का सर्वाधिक वेग किस में होता है तो आप ये बताते हो कि ठोस में होता है, फिर द्रव में, फिर गैस में, निर्वात में सबसे कम। और ठोस ही ठोस दे दिए गए हों तो आप ये बताते हो कि एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा वेग, नंबर 2 निकिल और नंबर 3 स्टील। ज़्यादातर एग्जाम के अंदर स्टील ही आता है, लेकिन क्रम से अगर याद करें तो नंबर 1 एल्युमिनियम, नंबर 2 निकिल और नंबर 3 स्टील। ठीक है, ये भी आपने याद कर लिया। इसके बाद देखो ध्वनि के वेग की निर्भरता अपने की थी, और निर्भरता वाले के अंदर अपने बात कर ली थी कंप्लीट कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग बढ़ता है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि का वेग 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है, याद है सबके। फिर बाद में आर्द्रता यानी नमी के बढ़ने पर, ह्यूमिडिटी के बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है। फिर बाद में ये बात की थी ध्वनि के वेग पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उस टाइम में देखो ये बात की थी, मैंने बोली थी कि अगला आपको ये देगा कि ध्वनि माध्यम का दाब दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप ये बताते हो कि दाब बढ़ाने पर ध्वनि का वेग अपरिवर्तित रहेगा। वहां पर एक लाइन जो नहीं बताई वो बात बताता हूं कि ध्वनि का वेग है वो घनत्व पर भी डिपेंड करता है। किस पर? घनत्व। अगर माध्यम का घनत्व ज्यादा हो तो ध्वनि का वेग क्या होता है? कम होता है। तो आपने क्या बताया? घनत्व के बढ़ने पर मैंने क्या बोला है? ध्वनि का वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये भी याद कर लिया। फिर एक क्वेश्चन और आता है, किस गैस में, एक एग्जांपल, किस गैस में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? ध्वनि का वेग सर्वाधिक यानी मैक्सिमम होता है। तो देखो यहां पर बात आ गई है केवल गैस की। सभी माध्यमों की अगर बात होती तो मैं क्या बोलता? एल्यूमिनियम में होता है, फिर बोलता निकिल में होता है, फिर बोलता स्टील में होता है, लेकिन यहाँ पर केवल गैस की बात आई है। तो गैसों में ही अगर बात करते तो हाइड्रोजन के अंदर ध्वनि का वेग क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। बात याद ये भी होगी सबके। फिर बाद में देखो आज का जो नया टॉपिक है ध्वनि वाले को कंप्लीट करेंगे अपन, और टॉपिक आज अपना ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता, एक नाम आता ऊंचा स्वर, ये करो, याद करो, या प्रबलता। बात याद होगी। तीव्रता तो एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रबलता होती है कि ध्वनि कान पर क्या प्रभाव डालती है, कान पर क्या प्रभाव डालती है, वो है।
बात याद होगी। पहला जो क्वेश्चन बनेगा आपका ये बनेगा कि डेफिनेशन में बोल लूँ तो एग्जाम में तो आएगी नहीं मान लो, लेकिन फिर भी अगर आप सीखना चाहो तो एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में जितनी ध्वनि निकलती है, जितनी ध्वनि ऊर्जा निकलती है, उसी को क्या बोलते हैं, ध्वनि की तीव्रता बोलते हैं, जो कि परीक्षा में नहीं आती है। परीक्षा में आता है इसका मात्रक। मात्रक जो ज्यादातर आता है वो आता है डेसिबल या डेसिबेल, ठीक है ना। फिर बाद में इसका एक बड़ा रूप होता है बेल, ये भी हो सकता है आपका आंसर। तो आप याद ये रखोगे डेसिबल प्राय यही परीक्षा में आता है नॉर्मली, लेकिन आप ये भी याद कर लो कि बेल भी ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है, ठीक है ना। डेसिबेल को देखो डीबी ऐसे लिखते हैं। फिर बाद में जो रीट या टेक्निकल वाले हैं वो ये भी याद कर सकते हैं कि 1 डेसिबल बराबर होता है बेल का 10वां हिस्सा। बेल का क्या होता है, 10वां हिस्सा होता है। ये भी याद होगा सबके। मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि ध्वनि की तीव्रता लिखने के बाद में आपने ये सीख लिया कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल। और इससे थोड़ा और आगे सीखो तो आपने ये सीखा कि डेसिबल है वो बेल का 10वां हिस्सा होता है। 2 क्वेश्चन आपके याद हो गए, क्लियर है बात एकदम। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है कि WHO के अनुसार, WHO शायद आपको याद है, WHO का मतलब क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जेनेवा है, सब लोग याद रखते हैं। लेकिन परीक्षा में ये भी क्वेश्चन आया हुआ कि जेनेवा कहाँ है, तो आप ये याद रखोगे जेनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के अंदर, जेनेवा के अंदर बहुत सारे मुख्यालय हैं। तो देखो WHO के अनुसार ध्वनि का सर्वोत्तम स्तर, यानी अपने कान के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त है वो ध्वनि कौन सी होती है, तो अपन याद करते हैं 45 डेसिबल, 45 डेसिबल। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जो बोलचाल जो होती है ना, बोलचाल की जो तीव्रता है वो 30 से 60 के बीच में होती है। इनके जस्ट बीच में क्या होता है, इनके जस्ट बीच में होता है 45। तो आप ऐसे याद कर सकते हो 30 से 45 और फिर बाद में 45 से 60। यह तो है सामान्य बोलचाल, ये तो क्या है, सामान्य बोलचाल है। और ये जोर जोर से बोलना, यह है जोर जोर से बोलने वाली बात है। तो इसका क्वेश्चन किस प्रकार से आता है उसकी बात करता हूँ। मैंने लिख दिया कि WHO के अनुसार ध्वनि का सर्वोत्तम स्तर कौन सा होता है, 45 डेसिबल होता है, सबने याद कर लिया। क्वेश्चन से प्राय नहीं आता। क्वेश्चन आता है जैसे मान लो कि रात्रि के समय नगर का, कोई नगर है, कोई शहर है, उसका ध्वनि स्तर क्या होना चाहिए, तो आप देखो 45 डेसिबल। आपसे पूछा जाए कि हॉस्पिटल के अंदर या हॉस्पिटल के आसपास ध्वनि का सामान्य स्तर क्या होना चाहिए, तो आप लिखोगे 45 डेसिबल। ऐसे और क्वेश्चन भी हो सकते हैं जिनके बारे में डिस्कस अपन करेंगे। इसके बाद में अगला जो है वो है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण का स्तर। इससे पहले एक क्वेश्चन और याद करो तो ये याद कर सकते हो, WHO के अनुसार जो हानिकारक ध्वनि है, हानिकारक ध्वनि है, उसका स्तर लिया गया है 75 डेसिबल। कितना डेसिबल, 75 डेसिबल। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि 75 डेसिबल से अधिक तीव्रता की जो ध्वनि है वो क्या है, हानिकारक होती है। और हानिकारक होने का मतलब है वो भी क्या है, प्रदूषण ही है। लेकिन अपने भारत के अंदर ध्वनि प्रदूषण का जो स्तर है उसको ज़्यादातर क्या लिया जाता है, 80 डेसिबल लिया जाता है। मेरे हिसाब से आपने यहाँ पर ये सीखा है कि ध्वनि का सर्वोत्तम या सामान्य स्तर क्या था, 45 डेसिबल। फिर बाद में WHO का नाम नहीं आता तो भी आप क्या करोगे कि हानिकारक ध्वनि का स्तर कितना है, 75 डेसिबल। फिर बाद में आपसे पूछा जाए कि ध्वनि प्रदूषण का स्तर क्या होता है, 80 डेसिबल होता है। तो ये आपने सीख लिया होगा। इसके बाद में देखो क्वेश्चन, देखो कितने क्वेश्चन बने, 1, 2 और 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि ध्वनि की तीव्रता है वो किस किस बात पर डिपेंड करती है। तो डिपेंड करने के लिए 2-3 चीजें सीखनी पड़ेगी कि तीव्रता वो 3 बातों पर मुख्यतः डिपेंड करती है। एक तो डिपेंड करती है आयाम यानी एम्पलीट्यूड पर, एक डिपेंड करती है आवृत्ति, एक है माध्यम का घनत्व है।
क्या बताया, माध्यम का घनत्व है। ध्वनि की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती, आवर्ती के वर्ग के समानुपाती और घनत्व के समानुपाती। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तीव्रता समानुपाती आयाम का वर्ग, हमेशा होती है, कोई भी तरंग है उसकी तीव्रता वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। फिर बाद में तीव्रता, दूसरा शब्द मैंने क्या बोला कि ये समानुपाती होती है आवर्ती का वर्ग। तीसरी बात मैंने क्या बोली कि तीव्रता किसके समानुपाती है, तीव्रता है वो माध्यम के घनत्व के समानुपाती होती है। तो आपने तीन चीजें आपने सीख ली, ये बात भी क्लियर होगी, सबके याद आना चाहिए भाई, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए 4 क्वेश्चन आपके कंठस्थ याद हो गए होंगे मेरे हिसाब से। चलिए भाई, इसके बाद में एक नाम आता है, हमें तीव्रता का इंग्लिश वर्ड तो सबको आता होगा शायद, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी शब्द आ सकता है, प्रबलता को बोलते हैं लाउडनेस। आगे एक शब्द आता है तारत्व, तारत्व को बोलते हैं इंग्लिश में पिच। पिच का अर्थ होता है मोटा या पतला, ध्वनि का मोटा व पतला। मेरे हिसाब से ये भी समझा गया। ध्वनि का मोटा होने का मतलब है जो तारत्व कम है, तारत्व कम है, और पतला होने का अर्थ है तारत्व ज्यादा है। तीव्रता का इससे कोई संबंध नहीं है, तीव्रता अलग चीज होती है, तारत्व अलग चीज होती है। आपने फिलहाल ये सीखा है कि अगर किसी कोई मोटी ध्वनि है उसका तारत्व क्या होता है, कम होता है, और पतली ध्वनि है उसका तारत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आप ये बताओगे, एक तो पुरुष की आवाज है, पुरुष, एक महिला की आवाज है, तारत्व ज्यादा किसका होगा? मेरे हिसाब से इसकी मोटी आवाज होती है, मोटी आवाज होती है तो इसका तारत्व क्या हो गया, कम हो गया, तारत्व क्या हो गया, कम। और इसकी आवाज क्या होती है, पतली, पतली होती है तो इसका तारत्व क्या हो गया आपका, ज्यादा हो गया। तीसरा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि तारत्व का मान है वो आवर्ती पर डिपेंड करता है, तारत्व का मान है वो किस पर डिपेंड करता है, आवर्ती। तो ये लिखा तारत्व समानुपाती आवर्ती। तो यहां पर मात्र और मात्र 3 क्वेश्चन बने, देखो थोड़ा गौर करना कि तारत्व का अर्थ है कि मोटी और ध्वनि का पतले का एहसास कौन करवाता है, तारत्व करवाता है। मोटी ध्वनि का तारत्व कम और पतली का तारत्व ज्यादा। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे मान लो आपको 2 एग्जाम्पल दिए गए होंगे कि किसी का, जैसे मान लो यहाँ मैंने पुरुष और महिला ले लिए, पुरुष की ध्वनि क्या होती है, मोटी, तो इसका तारत्व कम, और इसकी महिला की ध्वनि क्या होती है, पतली, तो इसका तारत्व क्या है, ज्यादा। फिर मैंने यहाँ पर यह बताया कि तारत्व किस बात पर डिपेंड करता है, तो ये लिखा तारत्व है वो आवर्ती के समानुपाती होता है। इसका अर्थ ये है कि आवर्ती ज्यादा तो तारत्व ज्यादा, तारत्व ज्यादा तो ध्वनि क्या होती है, पतली होती है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये भी याद हो गया। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो अपन करते हैं, एक नाम आपने सुना होगा प्रतिध्वनि, इपॉक। प्रतिध्वनि का मतलब है जैसे मान लो आप यहां से ध्वनि निकाल रहे हो और यह आपका अवरोधक है, और यह ध्वनि इधर से यूं गई और इससे टकराई और टकरा के क्या आ गई है, वापिस आ गई। तो यह तो आपकी क्या है, ध्वनि, और यह आपकी क्या है, प्रतिध्वनि। बस इतनी सी बात है। किसी अवरोधक से टकरा के जब कोई ध्वनि वापिस आती है उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि बोलते हैं। और प्रतिध्वनि अगर कोई तरंग शो कर रही है इसका मतलब वो परावर्तन दर्शा रही है। किसको दर्शा रही है, परावर्तन दर्शा रही है। यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, बढ़िया 2-3 क्वेश्चन है। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बनेगा, देखो चमगादड़ अपने लक्ष्य को, अवरोधक को या लक्ष्य को पहचानने के लिए प्रतिध्वनि का गुण काम में लेता है। यानी कितनी दूरी पे जाके कोई अवरोधक है, चमगादड़, एक तो लिखा मैंने चमगादड़, एक आप डॉल्फिन लिख सकते हो, एक अपने एग्जाम्पल काम में लिया था सोनार। इनमें ध्वनि के किस गुण का उपयोग करते हैं, प्रतिध्वनि का गुण काम में लेते हैं। किस प्रकार काम में लेते हैं थोड़ी देर में बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपने ये सीखोगे कि ध्वनि का मनुष्य के कान पर प्रभाव कितने टाइम तक रहता है। तो आप ये लिखोगे 1/10 सेकंड तक रहता है।
1/10 सेकंड तक रहता है, और इसी की जगह ये भी लिख सकते हो 0.1 सेकंड तक रहता है। दो याद हो गया। फिर बाद में देखो एक क्वेश्चन ये आता है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो अवरोधक है वो कितनी दूर होना चाहिए। तो देखो अवरोधक की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो आप ये बताओगे कम से कम। देखो एक सेकंड में लिख देता हूं, आया कैसे थोड़ी देर में बात करते हैं। या तो आपके लिखा होगा 16.6 मीटर, अगर ये नहीं आता है तो लिखा हुआ आता है 17 मीटर। यहां मीटर पे ध्यान देना। मेरे हिसाब से आपने 3 क्वेश्चन यहां पर सीख लिए हैं कि चमगादड़ अवरोधक का पता लगाने के लिए, या डॉल्फिन है कोई दूसरी मछली को पकड़ने के लिए, या सोनार के द्वारा, मैंने बताया था ना कि गहराई में किसी वस्तु का पता लगाते हैं, ये किस गुण का उपयोग करते हैं। तो आप बताओगे ध्वनि के का जो गुण है, प्रतिध्वनि का उत्पादन है, उसके गुण का उपयोग किया जाता है। फिर बाद में ध्वनि का मनुष्य के कान पर प्रभाव कितने टाइम तक रहता है, तो आप ये बताओगे कितने टाइम रहता है, 0.1 सेकंड तक रहता है। फिर बाद में स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 16.6 होनी चाहिए। और फिर बाद में इसकी जगह ये ना आए तो क्या आ सकता है, 17 मीटर आ सकता है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन कर लिए। अब देखो जो जस्ट 2 मिनट के लिए केवल आर्मी टेक्निकल और रीट वालों के लिए 2 क्वेश्चन करता हूं। प्रतिध्वनि के द्वारा सोनार से किसी वस्तु की गहराई या समुद्र की गहराई कैसे ज्ञात करते हैं, या चमगादड़ है वो अपने उसकी अवरोधक के बारे में किस प्रकार से मालूम पड़ता है। तो देखो ये आपका समुद्र है, यहाँ पर ये वो जहाज है जिसमें सोनार लगा हुआ है। फिर मान लो कि यहाँ पर आपका क्या है, कोई वस्तु डूबी हुई है, ये कोई वस्तु क्या है, डूबी हुई है। तो यहाँ से ये सोनार है, ये क्या है, सोनार। यहाँ से वस्तु को ध्वनि छोड़ेंगे, ध्वनि यूं जाएगी, थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ, और फिर वापस यूं गई। आते टाइम दूरी कितनी ट्रेवल की, अक्ष दूरी तय की, और जाते टाइम दूरी कितनी तय की, अक्ष दूरी तय की। तो तय दूरी कितनी हो गई, तय दूरी हो गई उसकी 2x, आते टाइम x और जाते टाइम x, 2x हो गई। बात क्लियर होगी सबके। इसके बाद में देखो ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग माना कि v है। वैसे आपको बता दूं यहाँ पानी है तो पानी के अंदर ध्वनि का वेग कितना होता है पहले से पता होता है। अपना काम क्या होता है कि सोनार ये पता लगाएगी कि यह वस्तु कितनी गहराई पे डूबी हुई है। ये तो बात बोली थी। अपन लोग देखो ये जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। अपन को यहाँ पर क्या निकालना, दूरी निकालनी है। दूरी बराबर क्या करेंगे, चाल गुणा समय करेंगे। अब देखो ये अक्ष मालूम नहीं है, लेकिन यहां से आप ध्वनि छोड़ोगे, यहां से इधर जाएगी वापस आएगी। माना कि उसने टाइम जो समय लिया वो कितना लिया, समय लिया वो t सेकंड ले लिए। तो आप कैसे लिखोगे, तय दूरी तो कितनी कर दी, 2x कर ली। फिर चाल अपन को पता है v है, फिर बाद में समय कितना लिया, t लिया। यहां से आपको x निकालना होता है, x बराबर क्या करेंगे, v गुणा t बटा 2 करेंगे। क्या बात याद होगी। v ध्वनि का वेग अपन को मालूम होता है, पानी के अंदर है, ध्वनि से टकरा के वापिस आएगी वो अपन को मालूम होता है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आपके पास में अक्ष आ जाएगी। अक्ष क्या है कि कोई वस्तु समुद्र के अंदर कितनी गहराई पर डूबी हुई है। सेम ऐसे ही देखो ये चमगादड़ अपना मान लो, ये क्या है, चमगादड़ है। इसके सामने ये अवरोधक आ गया, ये क्या आ गया, अवरोधक आएगा। जब ये चलता है तो ये अवसर्व्य तरंगे, प्रासर्व्य तरंगे छोड़ता है, तो ये तरंग यूं जाएगी और वापिस आएगी। जाते टाइम तय दूरी x है, आते टाइम भी तय दूरी कितनी है, x है। फिर बाद में जाके वापस आने में माना किसने टाइम लिया, टोटल t। प्रासर्व्य कोई तरंग है, तरंग का वेग अपन को मालूम है v, तो सेम वही प्रोसेस हो जाएगा। दूरी बराबर आप क्या करोगे, चाल गुणा
समय से करोगे तो 2x बराबर आपका आ जाएगा v गुणा t। इसमें दो चीज़ दी गई होंगी और तीसरी चीज़ आप आसानी से निकाल लोगे। ये थोड़ी सी बात की है केवल रीट वालों के लिए और जो आर्मी टेक्निकल वाले हैं उनके लिए की है। तो इस प्रकार से अपना तारत्व कंप्लीट हुआ। फिर एक शब्द आता है अनुरण, अनुरणन या रिवर्बरेशन। ठीक बात है ना। इसका मतलब देखो ये है कि कई बार आपने देखा होगा कि किसी हॉल के अंदर अपने म्यूजिक बजाते हैं तो वो गूंजता है। गूंजने का अर्थ ये होता है कि जैसे ये अपना हॉल है, यहाँ आपने ध्वनि उत्पन्न की, ये स्पीकर आपका, ये ध्वनि इससे जाके टकराएगी फिर वापस आएगी, यानी परावर्तन होगा। अब ये जितने टाइम तक वो ध्वनि गूंजती है उसको बोलते हैं अनुरणन काल। क्या बोलते हैं? अनुरणन काल बोलते हैं। और ये अनुरण काल होना चाहिए आपका 0.8 सेकंड से कम होना चाहिए, से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तभी कोई होल है वो गूंजेगा नहीं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है केवल कि अनुरण काल का मान, अनुरण काल का मतलब कितने टाइम तक ध्वनि गूंज रही है। अनुरण काल का मान 0.8 सेकंड से कम होना चाहिए या ज़्यादा, तो आप बोलोगे कि कम होना चाहिए। कम होगा तो वो होल है वो गूंजेगा नहीं। मेरे हिसाब से याद हो रखा। अच्छा, फिर बात ये कम कैसे करें? तो ये जो दीवारें हैं, इन दीवारों पर आप ध्वनि अवशोषित करने वाले, दीवार और फर्श पे ध्वनि अवशोषित करने वाले कुछ लगा देते हैं, जिससे आपकी क्या होती है, वो ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं, टकरा के वापस नहीं आती है, और वापस नहीं आएगी तो वो गूंजता हुआ सुनाई नहीं देगा। चलिए ये हो गया। इसके बाद देखो एक आता है अपना नाम सुना होगा डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव है वो ध्वनि से संबंधित भी है और प्रकाश से संबंधित भी है। यानी पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ध्वनि तरंगें डॉपलर प्रभाव दर्शाती हैं, प्रकाश तरंगें हैं वे भी क्या दर्शाती है? डॉपलर प्रभाव दर्शाती हैं। फिर बाद में डॉपलर प्रभाव क्या है, तो आप ऐसे समझो इसको, जब कोई स्रोत व श्रोता दोनों में के बीच में गति होती है, जैसे ये तो स्रोत है और ये श्रोता है, ये पास आए दूर जाएं या एक पास आए दूसरा दूर जाए, मतलब कैसे भी इनके बीच में दूरी चेंज हो रही है। अगर दूरी चेंज अगर हो रही है तो उनकी आवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना। तो मैंने ये बोला कि आवृत्ति में परिवर्तन को, आवृत्ति में जो परिवर्तन होता है उसी को डॉपलर प्रभाव बोलते हैं। आप ऐसे समझोगे, दोबारा बोल रहा हूं, जब ध्वनि स्रोत और श्रोता दोनों के बीच में आपेक्षिक गति होती है, रिलेटिव मोशन होता है, तो स्रोत की आवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है। इसी परिवर्तन को क्या बोलते हैं? डॉपलर प्रभाव बोलते हैं। एक लाइन और गौर करना, मैंने ये लाइन बोली है कि ध्वनि तरंगें और प्रकाश तरंगें दोनों डॉपलर प्रभाव दर्शाती हैं। ठीक है ना। अब देखो, ये तो माना कि स्रोत है और इधर ये कौन है? श्रोता है। अगर ये पास आएंगे तो आवृत्ति हो जाएगी कम, आवृत्ति बढ़ जाएगी। आवृत्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और आवृत्ति बढ़ने का मतलब है ध्वनि आपको पतली सुनाई देगी। ध्वनि आपको क्या सुनाई देगी? पतली सुनाई देगी। पास आने का तरीका कोई भी तरीका हो, चाहे ये पास आए चाहे ये पास आए, कैसे भी करके पास आने चाहिए, तो आपने क्या बोला कि आवृत्ति बढ़ जाएगी। आवृत्ति बढ़ने का मतलब है ध्वनि आपको पतली सुनाई देगी। सेम ऐसे ही जब ये दोनों दूर दूर जा रहे हों तो दूर दूर जाएंगे तो आवृत्ति कम हो जाएगी। आवृत्ति कम होने का मतलब है ध्वनि आपको मोटी सुनाई देगी। इसका एग्जाम्पल काम में लेता हूँ एक, अगर आपके ध्यान में आता हो तो आपने कई बार ट्रेन में सफ़र किया होगा, स्टेशन पे खड़े भी हुए होंगे। जब कोई ट्रेन दूर से पटरी पे आ रही होती है, आपके पास आती है, तो उसकी जो हॉर्न की आवाज़ है वो आपको पतली सुनाई देती है। पतली सुनाई इसलिए दी डॉपलर प्रभाव के कारण। ठीक है ना। वही ट्रेन जब आपको छोड़ के जा रही होती है
तो उसकी आवाज़, हॉर्न की आवाज़ है वो मोटी सुनाई देती है, क्योंकि मैंने बताया जब स्रोत पास आता तो आवृत्ति बढ़ती है, आवृत्ति बढ़ेगी तो ध्वनि यानी आवाज़ है वो क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। इसका ठीक दूर जाने का उल्टा बताया है मैंने, तो मेरे हिसाब से आपने ये याद कर लिया। चलिए भाई, इसके बाद में आपने एक मैक संख्या नाम सुना होगा, मैक नंबर या मैक संख्या। यह हर किसी कंपटीशन में आता है, स्पेलिंग है मैक। सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है। डेफिनेशन अगर याद करना ही चाहो तो मैक संख्या जो है वो दी जाती है कि किसी पिंड का वेग बटा ध्वनि का वेग, इससे दी जाती है। यानी मैक संख्या एक ऐसी संख्या है जो आपको यह बताती है कि कोई पिंड ध्वनि से कितने गुना ज्यादा वेग से गति कर रहा है या कितनी गुना ज्यादा चाल से गति कर रहा है। ठीक बात ना। अब देखो थोड़ा समझो क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये याद करो तो कर लेना। पहला क्वेश्चन आएगा जो तेज गतियां हैं, तेज गतियां किससे मापते हैं, तो आप लिखोगे मैक संख्या के द्वारा मापते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, देखो आपने मिसाइल को जब आप पढ़ते तो आप ये पढ़ते होंगे, या कोई लड़ाकू विमान है तो आप ये पढ़ते होंगे कि अग्नि मिसाइल का वेग की चाल 2 मैक है, 3 मैक है या 5 मैक जो भी है मान लो, तो 2 मैक होने का मतलब क्या है, मैंने बोल दिया 2 मैक। इसका मतलब है कि वो पिंड, जो भी पिंड है, मिसाइल है, पिंड ध्वनि से दुगुनी स्पीड से जा रहा है, ध्वनि से 2 गुनी स्पीड से गति कर रहा है। अगर 3 मैक होता है तो ध्वनि के 3 गुना वेग से गति करता है। याद हो गया सबके। यहां पर एक ही क्वेश्चन बनता है मात्र और मात्र कि तेज गतियां मापने के लिए कौन सी संख्या काम में लेते हैं, मैक नंबर काम में लेते हैं। ये याद करो तो कर लो, बाकी एक थोड़ा सा एग्जाम्पल सीख लो। 2 मैक का मतलब है ध्वनि से दुगुने वेग से, 5 मैक का मतलब है 5 गुने वेग से, और 6 मैक का मतलब है 6 गुने वेग से। ऐसे ही 1/2 मैक होता तो ध्वनि की आधी स्पीड से, ठीक है ना। इसके बाद में देखो बात आती है, गतियों की बात आ चुकी है, तो एक आपने सुना होगा सुपरसोनिक गति। सुपरसोनिक अगर कोई पिंड ध्वनि से ज्यादा स्पीड से चल रहा है तो उसकी गति को बोलते हैं सुपरसोनिक गति बोलते हैं। तो पिंड की गति कैसी होगी, पिंड की गति ध्वनि से अधिक हो तो उस गति को आप क्या बोलते हो, सुपरसोनिक गति बोलते हैं, ठीक है ना। ध्वनि से अधिक है तो इसकी जो मैक में अगर मैं बात करूं, मैक में, तो इसका हो जाएगा 1 से 5 तक, 1 से 5 तक, ठीक है ना। इसके बाद में एक आता है हाइपरसोनिक। नाम आपने सुना होगा सुपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल। अगली लाइन बोली मैंने हाइपरसोनिक गति, तो इसमें हो जाएगी गति जो है, गति का मान ध्वनि के 5 गुना से अधिक होता है, ध्वनि के 5 गुना से अधिक होता है। 5 गुना से अधिक है तो मैक नंबर कितना हो जाएगा इसका, 5 से अधिक हो जाएगा। अब लास्ट में एक बार दोबारा का मैक संख्या क्या शो करती है, मैक संख्या तेज गतियों को शो करती है, मिसाइलों को, लड़ाकू विमानों की गतियों को व्यक्त करती है। फिर बाद में सुपरसोनिक गति कौन सी होती है, जो गति ध्वनि से ज़्यादा हो, ये बात बोली है। मैक संख्या में आप सीखो तो कितनी हो सकती है, 1 से 5 हो सकती है। इसके बाद में आप ये सीखोगे कि हाइपरसोनिक गति ध्वनि के 5 गुना से अधिक होती है, और मैक संख्या में बात करते हैं तो 5 से अधिक होती है। तो भाई इस प्रकार से अपना ध्वनि का टॉपिक कंप्लीट होता है। देखो इससे आगे कौन सा टॉपिक आप पढ़ना पसंद करते हो, अगर कमेंट के द्वारा बताओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो कल ही अपलोड करने का मूड है, तो जल्दी कमेंट करके बताओगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।